हाँ, तो मैं आप लोगों से कह रहा था कि मैं पहले आरओआई डिस्कस करने लग गया था, तो आरओआई को ही कर लेता हूँ पूरा, क्योंकि यही सबसे बड़ी रेशियो है, बाकी सारी छोटी छोटी हैं। तो आरओआई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब मैंने जितना पैसा इन्वेस्ट किया, जिसको कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं, उस पैसे पे मुझको क्या रिटर्न मिला, जिसे नेट प्रॉफिट कहते हैं। तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, नेट प्रॉफिट अपॉन कैपिटल इंटू 100। ये तो मैंने बहुत सिंपल सा फॉर्मूला लिख दिया, लेकिन इसकी इसकी जो डिटेल है वो डिटेल यूं रहेगी कि इस नेट प्रॉफिट को एक्चुअली बोलेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। मतलब बटने से पहले वाला प्रॉफिट, बटने से पहले वाला। एक बार बटना शुरू हो गया तो कम होता जाएगा, लेकिन हमें बटने से पहले वाला रिटर्न देखना है। तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट प्रॉफिट है दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। और उसके बाद उसमें से इंटरेस्ट लेस करेंगे तो आफ्टर इंटरेस्ट आएगा, फिर टैक्स लेस करेंगे तो आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स आएगा, फिर प्रेफरेंस डिविडेंड लेस करेंगे तो आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड आएगा। लेकिन रेशो में मैं बात आपसे पिछले पेज पे ये कर रहा था कि आपको बोला गया नेट प्रॉफिट रेशियो निकालो, तो आप कौन सा नेट प्रॉफिट लोगे। तो मैंने आपसे कहा था कि आपको ये दो नेट प्रॉफिट लेने हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। इस वाले को बोलेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर, सॉरी, बिफोर टैक्स, और इस वाले को बोलेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। देखो यहाँ पर स्टूडेंट कहता है सर आपने इंटरेस्ट की बात नहीं की, तो मैं कहूंगा जब मैं बोल रहा हूँ ना नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसका मतलब है इट इज आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स। इंटरेस्ट तो कट ही चुका है, इंटरेस्ट तो कटा हुआ मान के ही चलूंगा मैं। अगर मैं टैक्स को लेकर बात बोल रहा हूँ ना, बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स, इसका मतलब है इंटरेस्ट तो कट चुका है, उसको कंसीडर मत करो। मतलब ये मान के चलो कि इंटरेस्ट तो डिडक्टेड ही है, वो तो एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट था, वो तो कटना ही था। भाई कंपनी ने पैसा लोन लेके भी तो लगा रखा है बिजनेस में, तो कंपनी की कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट तो लोन भी होता है ना। देखो यहाँ नीचे मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड लिखी हुई है, उसमें एक लाइबिलिटी अप्रोच है, एक एसेट अप्रोच है। तो लाइबिलिटी अप्रोच में कैपिटल जोड़ा है, रिजर्व्स एंड सरप्लस जोड़ा है, और इंपॉर्टेंट चीज जोड़ी है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस भी जोड़ते हैं, लेकिन आप इसको हटा रहा हूँ मैं थोड़ी देर की। लॉन्ग टर्म बोरोइंग मतलब मैंने मार्केट से जो लॉन्ग टर्म का पैसा उधार लिया हुआ है वो सारा भी तो मैंने बिजनेस में लगा रखा है, तो इसका मतलब वो भी तो मेरी कैपिटल है। समझे? ठीक है, क्लियर हुई? कुछ अपना माइक बंद कर लो। यस सर। ठीक है, बात समझ में आई? एवरीवन, जो मैं बताने की कोशिश कर यस रहा हूँ सर। क्लियर हुआ? यस सर। तो बेसिकली सारी रेशोज ना एक दूसरे के साथ ना इंटरकनेक्टेड है कहीं ना कहीं। इसलिए ये फॉर्मूले जो मैं आपको समझा रहा हूं, ये मैंने जिस तरह से डायग्रामेटिकली यहाँ बना रखे हैं, आप इन्हें सामने रख के बुक के क्वेश्चंस और इलस्ट्रेशंस करोगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा सब कुछ। और अगर मैं कोई चीज लिखना भूल गया हूं इसके अंदर, तो वो आप अपने बुक में से इसी के ऊपर अपने हाथ से लिख लेना साइड में कहीं पर भी। ठीक है? ओके सर। तो नेट प्रॉफिट रेशियो में इन दो प्रॉफिट्स का यूज होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब कई बार स्टूडेंट कहते हैं सर मुझे क्वेश्चन में जो दे रखा होगा मैं उसी पे निकाल दूंगा, तो मैं कहूंगा ठीक है, आपको क्वेश्चन में जो दे रखा है आप उस पे निकाल देना, लेकिन अगर क्वेश्चन में दोनों दिख रहे हैं तो दोनों पे निकाल देना, वो बेस्ट है। ठीक है, अब उसी के साथ हम बात करते हैं आरओआई की। तो आरओआई में ऊपर तो आएगा ये वाला प्रॉफिट, ये वाला नेट प्रॉफिट बिफोर डिस्ट्रीब्यूटिंग इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, यानी कि कुछ भी देने से पहले वाला। तो उसके अंदर
मुझे अगर क्वेश्चन में फोर्थ वाला दिया हुआ है और मुझे फर्स्ट वाले पे आना है, तो मुझे सब कुछ वापस ऐड करना पड़ेगा। मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड भी ऐड करना पड़ेगा, टैक्स भी ऐड करना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी। मतलब मैं उल्टा चलूंगा, मतलब एक तरह से नेट से ग्रॉस की तरफ जाऊंगा। समझे बात मेरी? तो मैं उस दिन भी कह रहा था कैश फ्लो समझाते हो। ठीक है, क्लियर हुई मेरी बात? Yes, sir. Yes, sir. फिर हम बात करते हैं इसके डिनोमिनेटर की, यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड की। कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने के दो तरीके होते हैं। आपने 11th में कैपिटल निकालने का एक तरीका असेट माइनस लायबिलिटी भी तो सीखा था। या असेट में से लायबिलिटी माइनस कर दो, सीखा था ना? कैपिटल निकालने का एक तरीका ये भी तो होता है। Yes, sir. उसी को हम असेट्स अप्रोच कहते हैं। तो इस असेट्स अप्रोच में मैंने फॉर्मूला लिखा है कि हमारे टेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट यानी कि नॉन करंट एसेट जोड़ लिए, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जोड़ ली, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस जोड़ लिए, प्लस करंट एसेट जोड़ लिए और करंट लायबिलिटी माइनस कर दी। यानी कि ये जो लायबिलिटी यहाँ दिख रही है, ये करंट लायबिलिटी माइनस करनी है। यानी कि सारे असेट्स में से अपनी करंट लायबिलिटीज माइनस कर दो। जो बचेगी वो अमाउंट है जो हमने बिजनेस में लगा रखी है, उसको नेट एसेट्स भी कहते हैं हम। नेट एसेट्स मतलब मेरी करंट लायबिलिटीज को माइनस करके जो बचे वो नेट एसेट्स। मतलब उतना पैसा मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है। आप लोग नेशनल इनकम के अंदर भी तो दो मेथड सीखते हो। एक को बोलते हैं इनकम मेथड और एक को बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। ध्यान आया कुछ? एक्सपेंडिचर मेथड का क्या मतलब होता है कि वो पैसा मैंने कहां कहां खर्च किया, मैं अपने खर्चों से भी तो पता लगा सकता हूं मेरी इनकम क्या थी। समझ रहे हो ना? तो Yes, sir. मेरी असेट साइड जो है वो बेसिकली एक्सपेंडिचर मेथड कहलाएगा, और मेरी जो लायबिलिटी अप्रोच है उसको हम इनकम मेथड बोल सकते हैं। मतलब ये कि मेरे पास कैपिटल का पैसा कहाँ से आया, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर इशू करके, रिजर्व्स जो मैंने अपने प्रॉफिट में से निकाले हुए थे, लॉन्ग टर्म बोरिंग मतलब मैंने लोन्स और मतलब डिवेंचर्स इशू किए, लोन लिए, ये सब। तो अगर मैं इन सबको जोड़ लूंगा तो मैं ये पता लगा रहा हूँ कि मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है। मतलब मैंने अपनी सारी जो मनी जहां से भी इकट्ठी करी सब जोड़ ली। और दूसरा तरीका है वो कहाँ खर्च करी वो जोड़ लो। मतलब खर्चे सारे जोड़ सकते हो, मतलब एक्सपेंडिचर्स जोड़ लो। तो एक्सपेंडिचर मैंने कहाँ किया होगा, असेट्स पे किया होगा, तो मैं सारे असेट जोड़ सकता हूँ। तो इसको असेट अप्रोच कहते हैं और ये लायबिलिटी अप्रोच। क्लियर? समझ आ गया ये फॉर्मूला? मैं अलग अलग यस ढंग से सर। समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, Yes, और ये sir. फॉर्मूला है बड़ा इंटरेस्टिंग। आप इसे ऐसे समझोगे, फिर आप जितने भी इसके क्वेश्चन करोगे आपको बहुत इजी लगेगी सारी बातें। ये मेरे सामने रख के करना पेज, इस पेज को मतलब कुछ इस पेज पे मिसिंग हो, आप लिखना चाहो तो आप अपने हाथ से लिख लेना, पर ये पेज सामने रखना हमेशा। ठीक है? कैश फ्लो में तो मैंने एक पेज आपसे फड़वाया था, लेकिन मैं यहाँ पे ये सारे फॉर्मुलेस के पेज फड़वा नहीं सकता। ये तो इसी में रहने दो, बस सामने खोल के रखना बुक से क्वेश्चन करते हो। ठीक है? क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. यस। अब हम बात करते हैं इसकी इसके अंदर एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, एक होता है नेट प्रॉफिट रेशियो, एक होता है ऑपरेटिंग रेशियो, एक होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। आई थिंक ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो नहीं थी, जहां तक मुझे याद आ गया कल जब हम बातें कर रहे थे। ठीक है, बट कोई बात नहीं।
मैंने आपसे कैश फ्लो स्टेटमेंट के वक्त कहा था कि एक होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ध्यान आया कुछ? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ध्यान आया? Yes. तो उसके अंदर मैंने आपको ये सिखाया था कि 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 हम ग्रॉस प्रॉफिट से शुरू करते हैं, हम पहले ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करते हैं। तो हम ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। अगर हम उसमें से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और अदर इनकम्स को प्लस करेंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट आएगा। यानी कि अगर मैं बीच का बीच का ये पड़ाव हटा दूं तो मैं इसको यूं समझूंगा कि ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस अदर इनकम्स विल गिव अस नेट प्रॉफिट। तो मुझे नेट प्रॉफिट मिल गया। अभी क्या है कि मुझको चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए मेरे पास दो अप्रोच हो जाती हैं, एक डायरेक्ट अप्रोच और एक इनडायरेक्ट अप्रोच। डायरेक्ट अप्रोच मतलब सीधी अप्रोच कि मेरे को ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करने हो तो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाली थी ना, थोड़ी देर पहले मैंने ऑपरेटिंग कॉस्ट का आपको फॉर्मूला बोला था। क्या बोला था? कॉस्ट ऑफ RFO प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये ऐसे ही था ना कुछ? Plus operating expense. Yes, sir. अच्छा एक बात बताओ, हम RFO में से कॉस्ट ऑफ RFO माइनस करते हैं तो क्या मिलता है? सोच के जवाब दो। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो। Gross profit. आई रिपीट, अगर मैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? Gross profit. ग्रॉस प्रॉफिट। उसे ग्रॉस प्रॉफिट इसलिए कहते हैं क्योंकि अभी तक हमने बिजनेस के एक्सपेंसेस उसमें से माइनस नहीं किए हैं। वो सारे माइनस कर देंगे तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा प्लस अदर इनकम्स। बट मैं अभी कुछ और पूछना चाह रहा हूं। आई रिपीट अगेन, अगर मैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? बोलो। अगर मैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? बोलो। RFO माइनस कॉस्ट ऑफ RFO इज इक्वल टू, आवाज नहीं जा रही क्या मेरी? सारे शांत बैठे हो। हाँ yes sir. तो बोलो ना, मैं दोबारा से पूछ रहा हूँ। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस करेंगे, मैं लिख रहा हूँ चलो। RFO माइनस कॉस्ट ऑफ RFO इज इक्वल टू क्या? ठीक है, Yes sir. किसी को इतराज तो नहीं? अब मैं एक नई No चीज sir. जा रहा हूँ। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से मैं ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस करूंगा। आई रिपीट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से
ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस करूंगा तो कौन सा प्रॉफिट मिलना चाहिए? कॉमन सेंस कहती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आई रिपीट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? मतलब मैंने 1 लाख रुपए गुड्स बेचकर रेवेन्यू आया, लेकिन उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट मेरी 80,000 रुपए की थी। ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब होता है बिजनेस को चलाने का खर्चा प्लस गुड्स को बनाने का खर्चा, सारा मिला लिया तो ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गई 80,000 रुपए। तो मेरे अगर 1 लाख में से 80,000 माइनस कर दूंगा तो मुझे क्या मिला? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं उसको। ठीक है, समझ में आई यस बात? सर। अब मैं आपसे पूछता हूं, ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब? हम्म, Cost of RFO plus operating expenses. ठीक है, ये तो क्लियर है, ये तो यहीं से हमने लिख दिया ना कि ऑपरेटिंग कॉस्ट का ही तो फॉर्मूला है जो मैंने ऊपर यस लिखा। सर। Yes, sir. ठीक है, Sir. अब मैं इस ब्रैकेट को खोल रहा हूं, आर एफ ओ माइनस कॉस्ट ऑफ आर एफ ओ माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इज इट क्लियर? Yes, यस sir. सर। और आर एफ ओ माइनस कॉस्ट ऑफ आर एफ ओ को क्या कहते हैं? Gross profit. तो इसका मतलब है ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। Ye- यस सर। यानी कि जो ये मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, मैं मतलब अपनी बात को प्रूव कर रहा हूँ कि ग्रॉस प्रॉफिट में से मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करूंगा तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलेगा मुझे। मतलब मैं उसको घुमा के दूसरे तरीके से Yes. प्रूव कर रहा हूँ। आपको शायद ये प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको तो समझ आना चाहिए। वो बात की बात है कि आप उसको मतलब दिमाग में दोबारा भी बैठा सकते हो। मैं ये सारे इंपॉर्टेंट स्क्रीनशॉट्स जो है ना ग्रुप पे साथ साथ डाल भी रहा हूँ, तो मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग तो मैं भेज ही दूंगा अभी, बट ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, मतलब एक रेडी रेफरेंस के लिए। अब ये अभी तो मैं इसको क्लियर कर दूंगा स्क्रीन को तो ये हट जाएगा। ठीक है, पर मैं जो समझाना चाह रहा था समझ Yes. गए? Yes, sir. ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग Yes, sir. प्रॉफिट मैंने डायरेक्ट अप्रोच से निकाला तो क्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, लेकिन मैं इनडायरेक्ट अप्रोच से निकालूंगा तो नेट प्रॉफिट में मैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को प्लस करूंगा और अदर इनकम्स को माइनस करूंगा, क्योंकि सीधा चलते वक्त ये माइनस होता है और ये प्लस होता है, तो उल्टा चलते वक्त जो माइनस हुआ था वो प्लस होगा, जो प्लस हुआ था वो माइनस होगा। ये बात हमने कैश फ्लो में डिस्कस करी है, ये सबको क्लियर है। इनडायरेक्ट अप्रोच तो हमने, इनडायरेक्ट मेथड तो हमने कैश फ्लो में करा है, Yes, sir. तो ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब एक बात इसको क्लियर करके बोल रहा हूं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और दूसरा तरीका है नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, जिसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अक्सर बुक में आपको इस नामों से मिलेंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अक्सर इस नाम से मिलेंगे, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम अक्सर इस नाम से मिलेगी। रेशियो के चैप्टर की बात कर रहा हूं। मैंने अभी आपसे पिछले पेज पे कहा था कि बहुत सारे लोग डेप्रीसिएशन को भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस मानते हैं, लेकिन आपकी बुक में नहीं माना हुआ और लॉजिकली मानना भी नहीं चाहिए,
क्योंकि डेप्रीसिएशन का मतलब एक क्वेश्चन में देने से मतलब होता है क्या? डेप्रीसिएशन का क्या मतलब होता है? याद आया कुछ? ये टर्म कहीं पढ़ी है? यस सर। Yes, sir. नेशनल इनकम में पढ़ी है ना आपने कि डेप्रिसिएशन को कंजम्पशन ऑफ यस सर। फिक्स कैपिटल Yes, कहते हैं। sir. इसका मतलब है ये जो डेप्रिसिएशन है ये मशीनरी का डेप्रिसिएशन है, और मशीनरी का डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माना जाना चाहिए। द रीजन बिहाइंड इज कि मशीनरी बिजनेस की प्रोडक्शन में काम आती है, और अगर वो प्रोडक्शन में काम आ रही है तो उसके ऊपर कुछ भी खर्चा होगा वो बिजनेस को चलाने का ही तो खर्चा है। समझ गए? Yeah. तो अनलेस एंड अनटिल ये स्पेसिफाई कर रखा हो कि ये डेप्रिसिएशन किस चीज का है, आप इसको ऑपरेटिंग एक्सपेंस ही मानोगे, तभी आपके आंसर्स निकलेंगे, नहीं तो नहीं निकलेंगे। मतलब आपका जो भी आंसर निकलेगा वो भी एक आंसर ही है, लेकिन बस वही वाली बात है, उसमें आपने डेप्रिसिएशन को नॉन ऑपरेटिंग मान लिया। क्योंकि कैश फ्लो के बाद ना ये आदत सी पड़ जाती है यार, डेप्रिसिएशन भी तो नॉन ऑपरेटिंग होता है, लेकिन नहीं, डेप्रिसिएशन को नॉन कैश एक्सपेंस मानते हैं, बट नॉन ऑपरेटिंग नहीं बोलते। समझ रहे हो बात मेरी? और कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम नॉन कैश एक्सपेंसेस को भी जोड़ते हैं, इसलिए डेप्रिसिएशन जुड़ता है। मैंने ये बात तब नहीं करी क्योंकि तब आप कैश फ्लो में बिजी थे समझने में, तो मैंने ये सब डिटेल उस वक्त नहीं करी थी। ठीक है, क्लियर? बढ़े आगे। ये अब तक मैंने आपसे प्रॉफिटेबिलिटी रेशो डिस्कस किया है, एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशो रह गई है जो मैं शायद कल बता रहा था कि ये ऐड हुई है, अर्निंग पर शेयर, लेकिन उसकी बात बाद में करूंगा। मैंने आपसे 5 डिस्कस किए हैं, इन 5 में कोई दिक्कत आपको? No. अब हम लोग डिस्कस करते हैं टर्नओवर रेशियोज। ठीक है, अब मैं डिस्कस करते हैं टर्नओवर रेशियोज। टर्नओवर रेशियो टाइम्स में निकलेगी, ये बात मैं पहले कर चुका हूं। अब टाइम्स का मतलब है कि ऊपर हमारे को सेल्स को रखना होगा और नीचे जिसकी टर्नओवर निकालनी है। जैसे स्टॉक टर्नओवर रेशियो है तो नीचे स्टॉक आएगा, डेटर्स टर्नओवर रेशियो है तो नीचे डेटर्स आएंगे, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो है तो नीचे क्रेडिटर्स आएंगे। ये बात क्लियर है? नीचे आएगा जो भी आएगा। देखो अभी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में ग्रॉस प्रॉफिट कहां पे आ रहा था? सब मुझे लग रहा है नींद में है, कोई जवाब नहीं दे रहा, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा मैंने। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट कहां पे आता है, ऊपर या नीचे? ऊपर. नेट प्रॉफिट रेशियो में नेट प्रॉफिट कहां आता है? ऊपर. ऑपरेटिंग रेशियो में ऑपरेटिंग कॉस्ट कहां आती है? ऊपर. आरओआई के अंदर नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिविडेंड कहां आता है? ऊपर. ऊपर. लेकिन टर्नओवर रेशियो में स्टॉक कहां आएगा? नीचे। नीचे. डेटर्स टर्नओवर रेशियो में डेटर्स कहां पे आएंगे? नीचे। नीचे. नीचे. क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो में क्रेडिटर्स कहां आएंगे? नीचे। नीचे.
वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो में वर्किंग कैपिटल कहाँ आएगी? नीचे। मतलब नीचे। जिसकी टर्नओवर निकालनी है वो टर्म नीचे रहेगी। तो आंसर जो है वो टाइम्स में निकलेगा, उसमें इनटू 100 करने की गलती मत करना, टीचर काट देगा क्वेश्चन। आदत पड़ी होती है, कर देते हैं बहुत बच्चे। ठीक है। क्लियर? अब हम बात करते हैं यस सर। स्टॉक टर्नओवर रेशियो की। अच्छा, स्टॉक टर्नओवर रेशियो में जो स्टॉक है, आपको पता है कि हम बुक्स में स्टॉक को किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं? सेलिंग प्राइस पे या कॉस्ट प्राइस पे? सर सेलिंग प्राइस पे। गलत। हम स्टॉक को बुक्स में किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं? बोलो। कॉस्ट प्राइस। गलत। बोलो। सर लास्ट ऑप्शन मार्केट प्राइस। आई रिपीट, हम स्टॉक को बुक्स में किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं? देख के बोलो यार, अब तो बोलो। सही सामने लिखा सर है। दोनों में से कोई। whichever is small. हाँ, तो आप जहां भी पढ़ोगे वहां ये पढ़ोगे कि हम बुक्स में कॉस्ट या सेलिंग प्राइस दोनों में से जो कम है उस वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं, उस वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं स्टॉक को, विच एवर इज स्मॉलर। वो बात अलग है कि स्टूडेंट कहेगा सर अक्सर कॉस्ट प्राइस ही तो कम होती है, ये तो मानते हो ना? अक्सर कॉस्ट प्राइस कम होती है ना। यस सर। लेकिन मैं मोबाइल्स का एग्जांपल लेता हूं। एक मोबाइल आज 20,000 रुपए का है, एक दुकानदार ने उसके 100 यूनिट खरीद लिए और उसके 70 यूनिट बिक गए प्रॉफिट में। कितने रह गए? 30। Is यानी कि उसने 20,000 का खरीदा था और कुछ कुछ उसने 25 में बेचे, कुछ कुछ 24 में बेचे, कुछ कुछ 23 में बेचे, कुछ कुछ 22 में बेचे, कुछ 21 में बेचे, कुछ कॉस्ट टू कॉस्ट बेच दिए। ऐसे मिला के 70 यूनिट बेच दिए। बचे कितने? 30 यूनिट। उसके बाद ना वो मॉडल से बेटर मॉडल लॉन्च हो गया और इस वाले मॉडल की कीमत कंपनी ने घटाकर 15,000 कर दी। ऐसा होता है? यस सर। तो अब मरा कौन? वो दुकानदार। हमें तो सिर्फ एक मोबाइल का दुख होगा कि यार काश हम थोड़े दिन रुक जाते और सस्ता मिलता, हम तो इतना ही सोचेंगे ना। यस सर। लेकिन दुकानदार कहेगा भाई मेरे 30 यूनिट तो अब मुझे घाटे में बेचने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने उसे खरीदा 20 में है, लेकिन अब उसकी मतलब मार्केट वैल्यू ही मान लो 16,000 रुपए है। मतलब 15 का वो आ रहा है और 16 का लोग बेच रहे हैं, यानी कि 16,000 में से ज्यादा मैं मार्केट से ले ही नहीं सकता। तो इसका मतलब है मेरी सेलिंग प्राइस क्या रहेगी? 16,000। और मेरी कॉस्ट प्राइस क्या है? 20,000। तो इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल सी बात, विच एवर इज स्मॉलर। मतलब 16,000, यानी कि मुझे अब अपना जो स्टॉक लेना है वो 16,000 पे लेना है के हिसाब से, मतलब कॉस्ट पे लेना है, सॉरी सेलिंग प्राइस पे लेना है।
क्योंकि सेलिंग प्राइस इज लोअर देन कॉस्ट प्राइस, राइट? Yes, sir. Yes, sir. तो सिंपल सा लॉजिक है। क्वेश्चन के अंदर खैर मुझे जो भी प्राइस दे रखा होगा मैं तो वही यूज करूंगा। तो मुझे निकालना है एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक का मतलब होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, क्लियर हुआ? और ऊपर जो है वो मुझे लेना है कॉस्ट ऑफ आरएफओ, मतलब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मतलब ये कि मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मैंने स्टॉक को भी बुक्स में कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड किया हुआ है, तो मेरे को ऊपर भी कॉस्ट ही लेनी है। यानी कि जो गुड्स मैंने बेचे हैं उनकी कॉस्ट अपॉन में जितना स्टॉक मेरे पास एवरेज होता है उसकी कॉस्ट। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो मुझे टाइम्स में बताता है कि मैंने ड्यूरिंग द ईयर कितने गुना स्टॉक रोटेट किया है, मतलब कितने स्टॉक की टर्नओवर की है। एंड द हायर रेशियो indicates whether stock has been efficiently sold or not. Higher ratio indicates efficient performance of the business. ठीक है, एक अच्छे बिजनेसमैन को पता है कि मैं कम कमा लूंगा लेकिन फटाफट उसको बेचकर दोबारा खरीद के दोबारा बेचकर दोबारा खरीद के दोबारा बेचकर, मतलब जितने में रिटेलर एक चीज बेचेगा मैं 10,000 बार, मतलब 10,000 यूनिट बेच चुका हूँ और मैं 2 रुपए कमाऊंगा तो मैं 20,000 कमा लूंगा, वो एक यूनिट में 2,000 रुपए नहीं कमा सकता। समझ गए बात? समझे? Yes. Yes, sir. तो ये तो थी स्टॉक टर्नओवर रेशियो। ऐसे अब डेटर्स और क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो की बात करता हूं। डेटर्स का मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात है, उधार में माल बेचा है, पैसे लेने हैं, तो वो डेटर्स है। ठीक है, तो इसका मतलब है जब अगर मान लो किसी की उधार हुई नहीं तो फिर मान लो मैं गुड्स उधार में बेचता ही नहीं हूं तो इसका मतलब मेरे डेटर्स कितने होंगे? अगर मैं उधार देता ही नहीं हूं तो मेरे डेटर्स कितने होंगे? Nil. Zero. इसका मतलब उस केस में डेटर्स टर्नओवर रेशियो निकलेगी नहीं, लेकिन ये निकलेगी कब? जब डेटर्स होंगे। और डेटर्स कब होंगे? जब क्रेडिट सेल होगी। तो इसके अंदर हमारे को ऊपर रखना है नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब हमारे को टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से कैश सेल्स हटानी है, कैश सेल्स को माइनस करना है। ये नीचे मैंने लिखा हुआ है, समझ में आया? Yes. Yes. और नीचे है एवरेज डेटर्स प्लस एवरेज बिल रिसीवेबल, यानी कि ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स डिवाइड बाय 2 और ओपनिंग बीआर प्लस क्लोजिंग बीआर डिवाइड बाय 2। तो उसको एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स बोलते हैं। ठीक है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है, तो समझ ही गए। हमारे को एवरेज स्टॉक, एवरेज डेटर्स, एवरेज क्रेडिटर्स लेने हैं, या एवरेज ट्रेड रिसीवेबल लेने हैं और एवरेज ट्रेड पेबल्स लेने हैं जब मैं क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो की बात करूंगा तो। और वहां पर मेरे को ऊपर क्रेडिट परचेज लेनी है, ना कि क्रेडिट सेल। वो बात अंडरस्टूड है कि जब क्रेडिटर्स की बात हो रही है तो परचेज की बात होगी, तो यहाँ पे टर्नओवर का मतलब परचेज से है। समझ रहे हो बात? Yes, sir. तो टर्नओवर का मतलब वैसे मोस्टली तो सेल होता है, लेकिन जब वी आर टॉकिंग अबाउट क्रेडिटर्स टर्नओवर तो इसका मतलब है क्रेडिट परचेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? Yes, sir. तो Yes. इसका मतलब है ये फॉर्मूला भी है, सिंपल सिंपल फॉर्मूले, बस आपको डायरेक्ट अप्लाई करने हैं। क्वेश्चंस में दे रखे होंगे ओपनिंग क्रेडिटर्स, क्लोजिंग क्रेडिटर्स, ओपनिंग बिल्स पेबल, क्लोजिंग बिल्स पेबल, इनको प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर लोगे तो एवरेज ट्रेड पेबल्स आ जाएंगे। इज इट क्लियर?
उसके बाद Yes, sir. एक रेशियो है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। इसमें हम ऊपर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेंगे और नीचे लेंगे वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है नेट करंट असेट्स। नेट करंट असेट्स, नेट बोले तो नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब क्या होता है? Exports minus imports. तो नेट करंट असेट्स का मतलब क्या हुआ? करंट असेट्स माइनस, मतलब अपने करंट एसेट में से अपनी करंट लायबिलिटीज माइनस कर दो तो जो बचेंगे वो नेट करंट एसेट्स बचेंगे, यानी कि वर्किंग कैपिटल बोला जाता है उनको। यानी कि मेरी वो कैपिटल जो बिजनेस में घूम रही है, रोटेट हो रही है, उसको वर्किंग कैपिटल कहते हैं। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो करंट एसेट्स आपको इन नामों से मिलेंगे: करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट एसेट। ऐसे ही करंट लायबिलिटीज इस नाम से मिलेंगी: शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ये आपको न्यू फॉर्मेट की बैलेंस शीट दे रखी होगी तो वहां दिख जाएगा सब कुछ। ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. Yes. अच्छा, यहाँ पे मेरे को लेस देन अ मिनट दिखा रहा है तो मैं इस सेशन को एंड कर रहा हूँ, और एक बार 15-20 मिनट ले और रीजॉइन कर लेना, ठीक है? मतलब मैं बाकी बचे हुए भी अभी खत्म करूंगा। सर अभी करना जरूरी है? 10 बजने में 5 मिनट है, कोई प्रॉब्लम है? 10? अरे मेरी 10:30 क्लास है, मेरी 10:30 क्लास है और मैं अभी तक नहाई नहीं हूँ। अच्छा चलो ठीक है, ठीक है, फिर मैं बाकी ना अलग से रिकॉर्ड करके आज की डेट में डाल दूंगा, ठीक है बाकी वाली सीधी सीधी है, छोटी छोटी है, मैक्सिमम डिस्कशन हो गई, ओके सर। ठीक है? चलो तो फिर मैं इसको यहीं एंड कर रहा हूँ। Okay.